नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। समापन की स्थिति में कंपनी के लेखे। जब कंपनी का समापन हो जाता है तो किस प्रकार से उसकी अकाउंटिंग की जाती है समापन की स्थिति में। जब कंपनी रुग्ण अवस्था में हो, कंपनी पिछले कई सालों से हानि उठा रही हो, सही प्रकार से उसका संचालन नहीं किया जा रहा हो, तो फिर ऐसी कंपनी का समापन कर दिया जाता है। ये समापन स्वयं कंपनी द्वारा या फिर जो है कंपनी के जो लेनदार हैं, ऋणदाता हैं, उनके द्वारा ये समापन करवाया जा सकता है। समापन कंपनी के अंशधारियों द्वारा भी समापन के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार उचित समझे तो सरकार स्वयं कंपनी का समापन कर सकती है और जो है कोर्ट द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा भी कंपनी का समापन किया जा सकता है। तो जब कंपनी का समापन कर दिया जाता है तो समापन करने के बाद में जो है एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसको समापक कहा जाता है। और समापक का ये कार्य होता है कि समापक कंपनी की सभी संपत्तियों को बेचकर पैसा वसूल करता है और जो पैसा वसूल हुआ है उससे जो कंपनी के जो ऋणदाता हैं या जो कंपनी में जो लेनदार हैं उनको वो जो है पैसे का भुगतान कर देता है। तो संपत्तियों को बेचकर पैसा वसूल करता है और जो कंपनी के लायबिलिटीज़ हैं उन लायबिलिटीज़ का, उन दायित्वों का भुगतान करता है। अगर कंपनी की संपत्तियों को बेचने के बाद भी अगर पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं हो पाए दायित्वों को चुकाने के लिए, तो फिर जो समापक है, समापक कंपनी के जो सदस्य हैं, जो अंशधारी हैं, उनसे जो है राशि की मांग करता है। और ऐसी स्थिति में, समापन की स्थिति में जो कंपनी के जो अंशधारी हैं वो अंशधारी धनदाता कहलाते हैं। क्योंकि अब समापन के बाद कंपनी के जो दायित्व हैं उन दायित्वों को चुकाने के लिए कंपनी के अंशधारी अब धन प्रदान करेंगे, अंश प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के अंशधारी धनदाता या अंशदाता कहलाते हैं। इनको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड का समापन 1 जुलाई 2018 को प्रारंभ हुआ और कंपनी की संपत्तियां लेनदारों को चुकाने के लिए अपर्याप्त थी। तो 1 जुलाई 2018 को समापन हुआ और कंपनी के पास उस दिन समापन की तिथि को जो संपत्तियां थी वो लेनदारों को चुकाने के लिए अपर्याप्त थी। तो जब संपत्तियों से व्यवस्था नहीं हो पाई पैसे की, तो फिर जो है धनदाताओं यानी कि अंशधारियों से पैसा वसूल किया जाएगा। आगे लिखा है ए सूची के धनदाताओं से अदत राशियां वसूल नहीं हो सकी। नीचे दिए गए विवरणों से ब सूची के धनदाताओं के दायित्वों का विवरण तैयार कीजिए। तो धनदाता या अंशदाता अंशधारी समापन की स्थिति में कहलाते हैं। तो ए सूची के धनदाता, तो जो अंशधारी हैं, समापन की तिथि को जो विद्यमान है, विद्यमान सदस्य या विद्यमान अंशधारी ए सूची यानी कि ए लिस्ट के धनदाता कहलाते हैं। ए सूची के धनदाता कहलाते हैं। और जो भूतपूर्व सदस्य हैं, कंपनी के अंशधारी हैं, वो ब सूची या बी लिस्ट के धनदाता कहलाते हैं। अब ये भूतपूर्व सदस्य, ऐसे अंशधारी जो ये ब सूची के धनदाता हैं या बी लिस्ट के जो कंट्रीब्यूटरीज हैं, वो ऐसे अंशधारी हैं जिन्होंने समापन के 1 वर्ष के भीतर अपने अंशों का हस्तांतरण या विक्रय किया हो।
तो भूतपूर्व अंशधारी बी लिस्ट के जो कंट्रीब्यूटरीज हैं, बैच सूची के धनदाता, ऐसे अंशधारी होते हैं जिन्होंने समापन के 1 वर्ष के भीतर ही अपने अंशों का हस्तांतरण किया हो। तो समापन की तिथि है 1 जुलाई 2018। तो 1 जुलाई 2018 से पूर्व का पहले का 1 वर्ष जो है 1 जुलाई 2017 से शुरू होता है। तो 1 जुलाई 2017 से लेकर 1 जुलाई 2018 के बीच में जिन अंशधारियों ने अपने अंशों का हस्तांतरण करके उस कंपनी के, जिस कंपनी का समापन हो रहा है उस कंपनी के अब वो सदस्य नहीं रहे, तो ऐसे अंशधारी भूतपूर्व सदस्य या बैच सूची के धनदाता कहलाते हैं। और जब कंपनी का समापन होता है और कंपनी के समापन की स्थिति में जब संपत्तियों को बेचकर पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो सबसे पहले असूची के धनदाता यानी कि जो विद्यमान अंशधारी हैं उनसे अदत्त राशि, अंशों पर अदत्त राशि मंगवाई जाती है। अगर उसके बाद भी जो है लेनदारों को चुकाने के लिए, दायित्वों का भुगतान करने के लिए पैसा पर्याप्त नहीं हो, पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं हो पाए, तो फिर बैच सूची के धनदाताओं से यानी कि जो भूतपूर्व अंशधारी हैं उनसे जो है अदत्त राशियां, अंशों पर अदत्त राशियां मंगवाई जाती हैं। लेकिन भूतपूर्व अंशधारी बैच सूची के धनदाता केवल ऐसे धनदाता, ऐसे अंशधारी होंगे जिन्होंने समापन की तिथि के 1 वर्ष के भीतर अपनी सदस्यता छोड़ी हो, अपने अंशों का हस्तांतरण किया हो। और 1 वर्ष के पूर्व वाले जो अंशधारी हैं उनको जो है धनदाताओं की सूची में शामिल नहीं किया जाता, उनसे समापन की स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई अदत्त राशि नहीं मंगवाई जा सकती। तो क्वेश्चन है कि अ सूची के धनदाताओं से अदत्त राशियां वसूल नहीं हो सकी, तब जो है बैच सूची के धनदाताओं से पैसा मंगवाना है। तो अब बैच सूची के धनदाताओं का दायित्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, उसका एक हमको विवरण तैयार करना है। तो क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स दिए हुए हैं, अंशधारी दिए गए हैं जो अब समापन की स्थिति में धनदाता कहलाएंगे। राम, श्याम, मदन और सुंदर, और इनके पास शेयर्स थे 500, 900, 600 और 300, लेकिन इन्होंने अब जो है शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इस वजह से ही ये बैच सूची के धनदाता हैं। अगर आज की तिथि को, समापन की तिथि को अगर इनके पास अंश होते तो ये अ सूची के ए लिस्ट के धनदाता कहलाते, लेकिन अब इन्होंने अपने अंश ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो ये भूतपूर्व सदस्य हैं और बैच सूची के धनदाता हैं। डेट ऑफ ट्रांसफ़र, इन्होंने अंश कब हस्तांतरित किए वो हमको देखना पड़ेगा। अब बैच सूची के धनदाता केवल ऐसे अंशधारी होंगे जिन्होंने समापन की तिथि के 1 वर्ष के भीतर अपने अंशों का हस्तांतरण किया है। तो ये अंश हस्तांतरण की तिथि दी गई है। तो राम के पास 500 शेयर थे जिसका उसने ट्रांसफर कर दिया। कब ट्रांसफर किया? 15/6/2017 यानी कि 15 जून 2017 को, जबकि समापन हो रहा है 1 जुलाई 2018 को। तो 15 जून 2017 1 वर्ष से पहले का समय हो गया, 1 वर्ष के भीतर का समय नहीं है। तो इसका मतलब जो राम है, राम बैच सूची का धनदाता नहीं कहलाएगा। राम से अब पैसे नहीं मंगवाए जा सकते क्योंकि राम ने अपने अंशों का हस्तांतरण 1 वर्ष से, समापन की तिथि के 1 वर्ष से पहले ही कर दिया था। समापन की तिथि का 1 वर्ष के भीतर, समापन की तिथि से पूर्व का 1 वर्ष कहलाएगा 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2018 तक, जबकि इसने 15 जून 2017 को ही अपने अंशों का हस्तांतरण कर दिया था। तो अब राम से पैसे नहीं मंगवाए जा सकते, राम बैच सूची का धनदाता नहीं कहलाएगा। फिर दूसरा शेयर होल्डर है श्याम, जिसके पास 900 शेयर थे, उसने ट्रांसफर कर दिया और इसने ट्रांसफर किए हैं 15/9/2017 को। तो 15/9/2017 जो तिथि है वो समापन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर है, इसलिए श्याम से पैसे मंगवाए जा सकते हैं। श्याम बैच सूची का धनदाता है। और उस दिन जब श्याम ने अपने अंश हस्तांतरित किए थे, उस दिन जो दायित्व था, जो ऋण थे कंपनी के, उधार थे, वो थे 12,000 रुपये के ऋण थे कंपनी के पास। कंपनी के दायित्व थे 12,000 रुपये के। मदन के पास 600 शेयर थे जिसने ट्रांसफर कर दिए 15/11/2017 को, 1 वर्ष के भीतर ही ट्रांसफर किया है, बैच सूची का धनदाता है और इससे पैसे मंगवाए जा सकते हैं अदत्त राशि इसके अंशों पर। इसके पास 600 अंश थे और इन अंशों पर जो अदत्त राशि है वो मंगवाई जा सकती है। और उस दिन तक जो है ऋणदाता, जो ये ऋण हो गए थे कंपनी के, आउटस्टैंडिंग बकाया ऋण हो गए थे 15,000 रुपये के। सुंदर के पास 300 शेयर थे, इसने ट्रांसफर किए हैं 15/3/2018 को, जो 1 वर्ष के भीतर ही इसने ट्रांसफर किए हैं। और जब इसने अपने अंश ट्रांसफर किए तो उस तिथि को जो बकाया ऋण की टोटल अमाउंट थी वो थी 18,750 की। तो अब ये अमाउंट जो है इन अंशधारियों को ये पैसा चुकाना है, क्योंकि जब ये अंशधारी कंपनी के सदस्य थे उस समय जो है कंपनी के जो है ऋण का अमाउंट दिया हुआ है 12,000, 15,000 और 18,750।
नीचे लिखा है सभी अंश 25 रुपए के थे। ये जो अंश इनके पास हैं ये 25 रुपए वाले थे, अंकित मूल्य के थे, जिनमें 15 प्रदत्त हैं, यानी 15 रुपए चुकाए गए, 10 रुपए अदत्त हैं और अब 10 रुपए इन अंशों पर इनसे मंगवाए जा सकते हैं। इनका दायित्व 10 रुपए तक ही सीमित है प्रत्येक अंश के लिए। तो अब इनसे कितने पैसे मंगवाने हैं, इसके लिए हमको एक इनकी दायित्व का एक विवरण तैयार करना है। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटीज ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। एक स्टेटमेंट तैयार करना है और ये स्टेटमेंट, ये विवरण बी लिस्ट के जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, बै सूची को जो धनदाता हैं उनका दायित्व दर्शाएगा। तो पहला कॉलम बनाएंगे डेट का, और जो डेट है, डेट हम लेंगे 15/9/2017 की, 1 वर्ष के भीतर की ही डेट लेनी है। राम ने अपने अंश ट्रांसफर कर दिए थे 15 जून 2017 को, उसको हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। दूसरी तिथि 15/11/2017 को, जिस तिथि को मदन ने अपने अंश हस्तांतरित किए थे, और 15/3/2018 इस तिथि को सुंदर ने अपने अंशों का हस्तांतरण किया था। तो पहला कॉलम डेट का बनाएंगे। इसके बाद इन तिथियों को जो ऋण आउटस्टैंडिंग थे, अमाउंट ऑफ डेट्स आउटस्टैंडिंग, जो बकाया ऋण की राशि थी इन तिथियों को, वो हम दूसरे कॉलम में दिखाएंगे। 15/9/2017 को बकाया ऋण की राशि थी, जब शाम ने अंशों का हस्तांतरण किया था, उस तिथि को 12,000 रुपये। उसके बाद 15/11/2017 को बकाया ऋण हो गए 15,000 रुपये के, और 15 मार्च 2018 को बकाया ऋण हो गए 18,750 रुपये के। इसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे इंक्रीमेंटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, कि कितनी बढ़ोतरी हुई प्रत्येक हस्तांतरण की तिथि को। तो 12,000 रुपये के ऋण थे 15/9/2017 को। तो 15/9/2017 के दिन जितने भी अंशधारी थे, बै लिस्ट के, बै सूची के जो भी अंशधारी हैं, उन सबको 12,000 रुपये, उस दिन 12,000 रुपये के दायित्व थे, ऋण थे। तो 12,000 रुपये का दायित्व उन सबका बनता है जिस तिथि को 15/9/2017 को जो अंशधारी थे। इसके बाद 15/9/2017 के बाद 15/11/2017 को जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स हो गए, बकाया ऋण हो गए 15,000 के, यानी कि 15/9/2017 से 15/11/2017 के बीच में जो है 3,000 रुपये के ऋण की बढ़ोतरी हुई। अब 15/11/2017 को जो भी अंशधारी थे बै सूची के धनदाता, उनको 3,000 रुपये का उनका दायित्व बनता है। 3,000 रुपये चुकाने के लिए उनको योगदान करना पड़ेगा, अंशदान देना पड़ेगा। और फिर 15/3/2017 को, 15/11/2017 के बाद में 15/3/2017 को जो टोटल डेट्स हो गए थे 18,750 के, और इन महीनों में, इस अवधि के दौरान 3,750 जो है ऋणों की बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट हुआ डेट्स में। अब इसको चुकाने के लिए इनको योगदान देना पड़ेगा। राम को सम्मिलित नहीं करना है, श्याम, मदन और सुंदर, इनसे पैसे मंगवाए जाएंगे। श्याम, मदन और सुंदर, और इनके पास कितने शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स 900, 600 और 300 शेयर्स थे।
अब इनसे हमको पैसा मंगवाना है। तो 15/9/2017 को मदन और सुंदर ने तो 15/9/2017 के बाद अपने अंशों का हस्तांतरण किया और श्याम ने अपने अंशों का हस्तांतरण किया 15/9/2017 को। तो 15/9/2017 को ये तीनों ही अंशधारी जो है, तीनों ही जो धनदाता हैं वो कंपनी के सदस्य थे 15/9/2017 को। और उस दिन कंपनी के जो दायित्व थे वो थे 12,000 रुपये के। तो 12,000 रुपये इन तीनों से मंगवाए जा सकते हैं। तो इन तीनों से जब 12,000 रुपये मंगवाने हैं तो वो 9, 6 और 3 के अनुपात में, जो इनकी अंशधारिता थी, जितने अंश इनके पास थे, अंशों की संख्या, उस अनुपात में ये पैसे मंगवाए जाएंगे। तो 12,000 रुपये जो है 9, 6, 3, या फिर इस अनुपात को और हम कम करें तो इस अनुपात को हम कम कर सकते हैं 3, 2 और 1 के अनुपात में इनको मंगवाया जा सकता है। तो 12,000 में हम जो है अनुपातों का योग करके इसका भाग लगाएंगे। 9, 6, 3 के आधार पर ही अगर हम इसको बांटे हैं तो 9 और 6 15 और 3 18, तो अनुपातों का योग है 18। तो 12,000 में 18 का भाग लगाएंगे और 9 से गुणा अगर करें, 12,000 में 18 का भाग लगाकर 9 से गुणा करते हैं तो आता है 5,999, यानी कि 6,000 रुपये। तो 12,000 में से 6,000 रुपये श्याम के द्वारा दिए जाएंगे, श्याम से मंगवाए जाएंगे। 12,000 में 18 का भाग लगाकर जो मदन का अनुपात है 6, उससे अगर गुणा करें तो आता है 3,999.99, 4,000 रुपये। और 12,000 में इन तीनों के अनुपातों का योग 18, इसका अगर भाग लगाकर और जो सुंदर का अनुपात है 3, उससे गुणा करें तो ये आता है 1999.99, यानी कि 2,000 रुपये। तो श्याम, मदन और सुंदर जो कि बै सूची के धनदाता हैं, इनसे ये 12,000 रुपये 15/9/2017 को जो आउटस्टैंडिंग डेट्स थे, दायित्व थे 12,000 रुपये के, ये मंगवाए जाएंगे इनके अंशों की संख्या के अनुपात में। और श्याम से 6,000 रुपये मंगवाए जाएंगे, 4,000 रुपये मदन से मंगवाए जाएंगे और 2,000 रुपये सुंदर से मंगवाए जाएंगे। अब आगे की तिथि 15/11/2017 को जो है श्याम अंशधारी नहीं था, क्योंकि श्याम ने 15/9/2017 को अपने अंशों का ट्रांसफ़र कर दिया था, इसके पास जो 900 अंश थे। तो 15/9/2017 के बाद में 15/11/2017 को श्याम जो है अंशधारी नहीं है। तो 15/11/2017 को 3,000 के 15/9/2017 के बाद में 15/11/2017 तक 3,000 के दायित्व और उत्पन्न हो गए और इन 3,000 के दायित्वों को चुकाने के लिए अब केवल मदन और सुंदर से ही पैसे मंगवाए जाएंगे, क्योंकि अब श्याम जो है 15/11/2017 को अंशधारी नहीं रहा। तो इन दोनों से पैसे मंगवाए जाएंगे 3,000 रुपये और ये मंगवाए जाएंगे इन दोनों के अंशों की संख्या के अनुपात में। तो इनका अनुपात होगा 6:3 मदन और सुंदर का, या फिर ऐसा कहें 2:1। तो 3,000 में अनुपातों के योग का भाग लगा देंगे 2:1, यानी कि 3 का भाग लगाएंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2,000 रुपये मदन से मंगवाए जाएंगे और 1,000 रुपये जो है सुंदर से मंगवाए जाएंगे। सुंदर का दायित्व है 2,000 रुपये, 1,000 रुपये। इसके बाद 15/3/2018 को जो है 15/11/2017 के बाद में 15/3/2018 तक 3,750 के दायित्वों में दायित्व और उत्पन्न हो गए। लेकिन 15/3/2018 को जो है श्याम तो पहले ही अपने अंश बेच चुका है और मदन ने 15/11/2017 को अपने अंशों का हस्तांतरण कर दिया था। तो 15/3/2018 के दिन केवल सुंदर ही जो है अंशधारी था, कंपनी का सदस्य था। तो 3,750 रुपये के ऋणों का दायित्व और उत्पन्न हो गया 15/3/2018 तक। और इन ऋणों को चुकाने के लिए केवल सुंदर ही जो है दायी है। तो सुंदर से 3,750 रुपये मंगवाए जाने चाहिए। 3,750 रुपये का जो दायित्व है वो केवल सुंदर का है। तो इस प्रकार से जो बै सूची के धनदाता हैं उसके दायित्वों की गणना हमने कर ली कि उनसे कितना कितना पैसा मंगवाया जाना चाहिए। इनका टोटल कर लेंगे हम यहाँ पर और ये कहलाएगा मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी। प्रत्येक धनदाता का जो अधिकतम दायित्व बनता है समापन की तिथि को, वो बन रहा है
श्याम का है 6,000 रुपये का दायित्व, श्याम का है 6,000 रुपये का दायित्व, और 6,000 रुपये का दायित्व ही बनता है मदन का, और 6,750 रुपये का दायित्व बनता है सुंदर का समापन की तिथि को। और देखा जाए कि इन अंशों पर अदत्त राशियां कितनी थी, क्योंकि अंशधारी का जो दायित्व है वो अंशों पर अदत्त राशि के से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इन पर अदत्त राशियां कितनी थी? कॉल्स इन एरियर ऑन शेयर्स, तो कितनी कॉल्स इन एरियर थी इन अंशों पर? सभी अंश कॉल्स इन एरियर ऑन शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, सभी अंश 25 रुपये के थे, जिनमें से 15 रुपये प्रदत्त हैं, यानी कि 10 रुपये अभी भी अनपेड हैं, 10 रुपये कॉल्स इन एरियर है। तो 10 रुपये मंगवाए जा सकते हैं प्रत्येक अंश से। तो शाम के पास 900 शेयर्स थे और 10 रुपये के हिसाब से शाम का दायित्व बनता है 9,000 रुपये का। मदन के पास 600 शेयर्स थे और 10 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये अभी भी अदत्त हैं, कॉल्स इन एरियर है, तो 6,000 रुपये मदन से मंगवाए जा सकते हैं। और सुंदर के पास 300 शेयर्स थे, 10 रुपये अदत्त हैं, आउटस्टैंडिंग है, 10 रुपये कॉल्स इन एरियर है, तो 10 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये जो है सुंदर से मंगवाए जा सकते हैं। तो एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटरी ए और बी विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम राशि होगी ए और बी, वही राशि जो है इन धनदाताओं का वास्तविक दायित्व होगा। शाम का दायित्व बन रहा है 6,000 रुपये का और शाम में जो अंशों पर अदत्त राशि है वो 9,000 रुपये की, यानी कि अधिकतम 9,000 रुपये तक मंगवाए जा सकते हैं शाम से। और शाम का दायित्व बन रहा है 6,000 रुपये का, तो शाम से 6,000 रुपये मंगवा लिए जाएंगे। मदन का जो अंशों पर अदत्त राशि है वो 6,000 रुपये की है और इसका जो दायित्व बन रहा है वो भी 6,000 रुपये का बन रहा है, तो इससे 6,000 रुपये मंगवा लिए जाएंगे। और जो सुंदर है, सुंदर का दायित्व बन रहा है 6,750 रुपये का, लेकिन अंशों पर अदत्त राशि केवल 3,000 रुपये ही है, तो 3,000 रुपये से ज़्यादा इससे नहीं मंगवाए जा सकते, क्योंकि अंशधारी का जो दायित्व है वो अंश की अदत्त राशि तक ही सीमित होता है। तो 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मंगवाए जा सकते, क्योंकि 300 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये ही इसको देने बाकी थे। इस वजह से इससे 3,000 रुपये ही मंगवाए जा सकते हैं। हालांकि इसका दायित्व बन रहा है 6,750 का, लेकिन अंशों की अदत्त राशि से अधिक जो है अंशधारी से पैसे नहीं मंगवाए जा सकते। तो इस प्रकार से समापन की तिथि को जो व्यय सूची के धनदाता हैं, जिन्होंने समापन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपने अंशों का ट्रांसफर कर दिया था, हस्तांतरण कर दिया था, उनमें शाम से 6,000 रुपये मंगवाए जाएंगे, मदन से 6,000 रुपये मंगवाए जाएंगे और सुंदर से 3,000 रुपये मंगवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।